मुंबई के जुहू इलाके की एक आलीशान इमारत। इस इमारत के एक फ्लैट के बाहर कई दिनों से दूध के पैकेट जमा हो रहे थे। अखबार दरवाजे पर पड़े पड़े पीले पड़ रहे थे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा। उन्होंने पुलिस को खबर दी। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। फर्श पर पड़ी थी एक ऐसी अभिनेत्री की लाश जिसकी मुस्कान पर कभी करोड़ों लोग मर मिटते थे, जिसकी तस्वीरें मैगजीन के कवर पर छपती थी, जिसके पीछे निर्माता निर्देशक लाइन लगाकर खड़े रहते थे, जिसे कभी बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस और सबसे आधुनिक अभिनेत्री कहा जाता था। लेकिन अब उसके पास कोई नहीं था, न दोस्त, न परिवार, न चाहने वालों की भीड़, और न ही वो दुनिया जो कभी उसके कदमों में बिछी रही। ये वही अभिनेत्री थी जिसने भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया था कि वो उसे मारना चाहते हैं। ये वही अभिनेत्री थी जो दावा करती थी कि उसके फोन टैप किए जा रहे हैं, कोई उसका पीछा कर रहा है और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। कुछ लोग कहते थे उसे भूत भी दिखाई देते हैं, कुछ लोग कहते थे वो मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। लेकिन सच क्या था? या फिर बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे छिपा अकेलापन धीरे धीरे उसकी जिंदगी को निगल रहा था? और आखिर कैसे अहमदाबाद की एक साधारण सी लड़की जो सिर्फ एक फिल्म की शूटिंग देखने गई थी, बॉलीवुड का चेहरा बदलने वाली अभिनेत्री बन गई? आज की कहानी सिर्फ उस अभिनेत्री की कहानी नहीं है। ये कहानी है सपनों की, शोहरत की, मोहब्बत की, अकेलेपन की, और उस दर्द की जो बाहर से दिखाई नहीं देता। आखिर कैसे एक शाही घराने की लड़की बॉलीवुड की क्वीन बनी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मानसिक बीमारी के उस दलदल में धंसती ही गई जहां से वो कभी वापस नहीं आई। दोस्तों, यूं तो बॉलीवुड के इतिहास में कई खूबसूरत, प्रतिभाशाली और महान अभिनेत्रियों ने अपने जलवे बिखेरे हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सबसे अलग कहानी लिख जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस लड़की की कहानी जो सिनेमा में एक परी बनकर आई, मगर एक अनसुलझा रहस्य बनकर न जाने कहां चली गई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बोल्ड और बिंदास, सदाबहार और बला की खूबसूरत एक्ट्रेस, ग्लैमर क्वीन परवीन बाबी की। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। 4 अप्रैल 1949 गुजरात के जूनागढ़ में एक बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया परवीन बाबी। वह किसी साधारण परिवार से नहीं थी। उनका परिवार जूनागढ़ के नवाब से जुड़ा हुआ एक प्रतिष्ठित पश्तून परिवार था। उनके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ रियासत के एक उच्च अधिकारी थे। परिवार में इज्जत थी, रुतबा था और किसी चीज की भी कमी नहीं थी। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि परवीन अपने माता पिता की शादी के लगभग 14 साल बाद पैदा हुई थी, इसलिए वो पूरे परिवार की लाडली थी, घर में हर किसी की आंखों का तारा। लेकिन बचपन से ही वो दूसरी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड़ियों से खेलना पसंद नहीं था। उन्हें घंटों खिड़कियों के पास बैठना अच्छा लगता था। कभी किताबों में खो जाती तो कभी आसमान को देखते हुए जाने क्या सोचती रहती। ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर कोई अलग ही दुनिया बसती है। लेकिन ये खूबसूरत बचपन ज्यादा लंबा नहीं चला। जब परवीन सिर्फ 10 साल की थी तब उनके पिता को मुंह का कैंसर हो गया और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया। एक छोटी सी बच्ची के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। जिस उम्र में बच्चों को पिता की उंगली पकड़कर चलना चाहिए, उस उम्र में परवीन ने अपने पिता को खो दिया था। कहते हैं कि कुछ दुख इंसान की आत्मा में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। शायद ये वही दुख था जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। पिता के जाने के बाद उनकी मां ने उन्हें संभाला। परवीन की शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के माउंट कार्मेल स्कूल में हुई। उनके बाद उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। उस दौर का भारत आज जैसा नहीं था। 1970 के दशक की शुरुआत में लड़कियों से तय व्यवहार की उम्मीद की जाती थी, लेकिन परवीन इन नियमों को मानने वालों में से नहीं थी। वो जीन्स पहनती थी, मिनी स्कर्ट पहनती थी, सिगरेट पीती थी, अंग्रेजी साहित्य पढ़ती थी और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती। कॉलेज के दिनों में ही उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। जब वो कॉलेज के गलियारों से गुजरती थी तो लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखते थे। लड़कियां भी उनके जैसा दिखना चाहती थी और लड़के बस उन्हें देखते ही रहते थे।
लेकिन परवीन को शायद तब भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है। ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में। कॉलेज के दिनों में एक फैशन शो आयोजित किया गया। परवीन ने भी उसमें हिस्सा लिया। जब पहली बार कैमरे ने उनकी तरफ रुख किया तो जैसे कैमरा भी कुछ पल के लिए ठहर गया। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी चाल, तेज नयन नक्श और एक अलग तरह का आकर्षण। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उनमें स्टार बनने वाली वो हर बात थी। धीरे धीरे उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी और फिर किस्मत ने उनके लिए अगला दरवाजा भी खोल दिया। हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवां निसार। साल था 1972। अहमदाबाद में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। परवीन अपने कुछ दोस्तों के साथ शूटिंग देखने पहुंची। खुले बाल, मिनी स्कर्ट, हाथ में सिगरेट और हल्का मेकअप, चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास। उसी दौरान मशहूर फिल्म निर्देशक B.R. इशारा की नजर उन पर पड़ी। इशारा साहब कुछ देर तक तो उन्हें देखते ही रहे। फिर उन्होंने अपने साथियों से पूछा, ये लड़की कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था, लेकिन इशारा समझ चुके थे ये लड़की साधारण नहीं है। उन्होंने परवीन को बुलाया और पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करना चाहोगी? अधिकतर लड़कियां शायद उस वक्त खुशी से उछल पड़ती, लेकिन परवीन ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया, अगर कहानी पसंद आएगी तो सोच सकती हूँ। इशारा साहब हैरान रह गए। ये एक ऐसी लड़की थी जिसे फिल्मों में आने की कोई बेचैनी नहीं थी, जिसे स्टार बनने की कोई जल्दी नहीं थी, और शायद यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। B.R. इशारा ने उन्हें अपनी फिल्म चरित्र में मौका दिया। साल था 1973। फिल्म में उनके साथ थे क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री ने एक नए चेहरे को नोटिस कर लिया था। एक ऐसा चेहरा जो उस दौर की किसी भी अभिनेत्री से अलग था। परवीन बाबी की एंट्री ने बॉलीवुड को एक एहसास करा दिया था कि बदलाव आने वाला है। हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो। दोस्तों, उस दौर में बॉलीवुड की हीरोइन कैसी होती थी? साड़ी पहनने वाली, संस्कारी, शर्मीली, रोने वाली, त्याग करने वाली। लेकिन फिर परवीन बाबी आई और उन्होंने सारे नियम बदल दिए। उन्होंने स्क्रीन पर वेस्टर्न आउटफिट्स पहने, बिकिनी पहनी, गाउन्स पहने, खुले बालों में एक साथ एक नए आत्मविश्वास को पेश किया। पहली बार दर्शकों ने महसूस किया कि भारतीय अभिनेत्री आधुनिक भी हो सकती है, स्टाइलिश भी हो सकती है और मजबूत भी हो सकती है। देखते ही देखते लाखों लड़कियां उनकी तरह कपड़े पहनने लगी। उनका हेयर स्टाइल कॉपी होने लगा, उनकी तस्वीरें फैशन मैगजीन में छपने लगी और बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू हो गया। 1974 में एक फिल्म रिलीज हुई, मजबूर। रूठे यार को मनाना मुश्किल है। उस फिल्म में उनके साथ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। फिल्म हिट हुई और इनके साथ ही परवीन बाबी का करियर भी उड़ान भरने लगा। फिर एक के बाद एक फिल्में आने लगी, दीवार, अमर अकबर एंथनी, कालिया, सुहाग, काला पत्थर, शान, खुददार और कई सुपरहिट फिल्में। जहां अमिताभ होते वहां परवीन होती, और जहां परवीन होती वहां सफलता उनका इंतजार करती थी। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। कुछ ही वर्षों में वो बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। निर्माता उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे, पत्रिकाएं उनके इंटरव्यू छापने के लिए बेताब रहती थी और दर्शक उन्हें पर्दे पर देखने के लिए। लेकिन सफलता की इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी धीरे धीरे जन्म ले रहा था जिसके बारे में उस वक्त कोई नहीं जानता था, और शायद खुद परवीन बाबी भी नहीं। परवीन बाबी जब कैमरे के सामने आती थी तो दुनिया उन्हें एक आत्मविश्वासी, आधुनिक और बेहद मजबूत महिला के रूप में देखती थी। लेकिन कैमरे के पीछे की परवीन बिल्कुल अलग थी। भीड़ के बीच भी अकेली, हजारों लोगों में भी खामोश। शायद बचपन में पिता को खो देने का दर्द, शायद अंदर कहीं छिपा असुरक्षा का भाव, या शायद सफलता की कीमत। कुछ तो था जो उन्हें भीतर से खाली कर रहा था। उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उन्हें परवीन बाबी नहीं, सिर्फ परवीन समझे। उसी दौरान उनकी जिंदगी में आए अभिनेता डैनी टेंजोग्पा। उस समय डैनी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। दोनों की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई।
कई लोगों का कहना था कि डैनी उन गिने चुने लोगों में से थे जिनके सामने परवीन खुद को सहज महसूस करती थी। वो उनके साथ घंटों बातें करती थी, अपने डर, अपने सपने, अपने संघर्ष साझा करती थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद परवीन को आखिरकार वो सहारा मिल गया है जिसकी उन्हें वर्षों से तलाश थी। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और मंजूर था। एक रात डैनी और परवीन डिनर के लिए बाहर गए। सब कुछ सामान्य था, दोनों बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी डैनी की नजर टेबल पर रखी एक चमकदार चांदी जैसी चीज पर पड़ी। उन्होंने मजाक मजाक में हल्का सा फूंक मारकर उसे उड़ा दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। परवीन अचानक घबरा गई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, उनकी सांसें तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली। डैनी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह आने वाले तूफान की पहली आहट थी। कुछ समय बाद एक और अजीब घटना हुई। एक पत्रिका में डैनी और अमिताभ बच्चन की तस्वीर छपी। डैनी खुशी खुशी वो मैगजीन लेकर परवीन के घर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से चीखने की आवाज आई। परवीन ने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और फिर अंदर से चिल्लाते हुए बोली, तुम अमिताभ बच्चन के आदमी हो, तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो। डैनी स्तब्ध रह गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परवीन ऐसा क्यों कह रही है। लेकिन ये पहली बार था जब उनके मन में डर पैदा हुआ कि कहीं कुछ तो गंभीर है। आखिर क्यों हो रहा था ये? यहाँ कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना जरूरी है। उन दिनों परवीन अहमदाबाद में पढ़ाई कर रही थी। तभी शहर में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सड़कों पर हिंसा थी, आग थी, डर था। स्कूल प्रशासन बच्चों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा था। बच्चों को ट्रक में बिठाया गया और उन्हें छुपाने के लिए उन पर गद्दे डाल दिए गए ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। परवीन भी उन बच्चों में शामिल थी। वो छोटी थी लेकिन डर बहुत बड़ा था। कुछ घटनाएं इंसान के दिमाग से कभी नहीं जाती। शायद यही वो घटना थी जिसने उनके भीतर कहीं गहरे असुरक्षा और भय का बीज बो दिया था। एक ऐसा बीज जो आगे चलकर बहुत खतरनाक रूप लेने वाला था। धीरे धीरे डैनी और परवीन के बीच दूरियां बढ़ने लगी। डैनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, उनकी जिंदगी में कोई और आ गया था। लेकिन परवीन के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं था। वो डैनी को सिर्फ प्रेमी नहीं, अपना सहारा मान चुकी थी। रिश्ता खत्म हुआ लेकिन उसके घाव नहीं भरे और शायद पहली बार परवीन ने अकेलेपन को सचमुच महसूस किया था। दिल टूट रहा था लेकिन करियर बुलंदियों पर था। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी। मजबूर, दीवार, कालिया, सुहाग, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, शान, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में और लगभग हर दूसरी फिल्म में उनके साथ होते थे अमिताभ बच्चन। दोनों की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। पत्रिकाएं लिखने लगी, क्या अमिताभ और परवीन के बीच कुछ चल रहा है? लेकिन इन अफवाहों का कोई ठोस आधार कभी सामने नहीं आया। फिर भी इन चर्चाओं ने दोनों के रिश्ते को असहज जरूर बना दिया था। साल था 1976, एक ऐसा साल जो परवीन बाबी को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर गया। दुनिया की प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने अपने कवर पेज पर परवीन बाबी को जगह दी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उस दौर में जब भारतीय कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान नहीं मिलती थी, परवीन बाबी दुनिया की नजरों में आ चुकी थी। आज वो सिर्फ बॉलीवुड स्टार नहीं थी, वो भारतीय आधुनिकता का चेहरा बन चुकी थी। लेकिन जितनी तेजी से उनका करियर ऊपर जा रहा था, उतनी ही तेजी से उनकी निजी जिंदगी भी बिखर रही थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई कबीर बेदी से। लंबा कद, दमदार व्यक्तित्व और अंतरराष्ट्रीय पहचान। दोनों ने एक फिल्म के दौरान एक दूसरे के करीब आए और फिर प्यार हो गया। कबीर बेदी के साथ परवीन को लगा कि शायद इस बार उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि वह कबीर से बेहद गहरा प्यार करने लगी, इतना कि उन्होंने कई बड़े फिल्मी प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और उनके साथ यूरोप चली गई। उस समय वो फैसला किसी अभिनेत्री के लिए बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन प्यार इंसान से वो सब करवा देता है जो वो सामान्य हालत में कभी नहीं करता।
यूरोप में कुछ समय अच्छा चला, लेकिन फिर धीरे धीरे दूरियां आने लगी। कबीर अपने काम में व्यस्त रहने लगे और परवीन फिर अकेले पढ़ने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन जब उन्होंने रिश्ते को नाम देने की बात की तो जवाब में उन्हें खामोशी मिली, और कभी कभी खामोशी किसी भी शब्द से ज्यादा दर्द देती। परवीन एक बार फिर टूट गई, दूसरी बार, और इस बार पहले से ज्यादा। क्या तुमको सुनाऊं मैं अपना फसाना। 1977 परवीन बाबी की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हुई, फिल्म निर्देशक महेश भट्ट। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वो परवीन के बेहद करीब आ गए। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। महेश भट्ट को लगा कि उन्होंने परवीन में अपना सच्चा प्यार पा लिया है, और परवीन को लगा कि शायद इस बार जिंदगी उन्हें धोखा नहीं दी। कुछ समय तक सब सामान्य चला, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महेश भट्ट की जिंदगी बदल दी, और यही से शुरू हुई परवीन बॉबी की जिंदगी की सबसे भयानक कहानी। मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। एक शाम महेश भट्ट परवीन के घर पहुंचे। घर में अजीब सा सन्नाटा था। उन्होंने परवीन को आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उनकी नजर कमरे में एक कोने पर गई। वहां दीवार के पास परवीन बैठी थी। उनके हाथ में था एक चाकू। चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, और जैसे ही उन्होंने महेश को देखा, वो फुसफुसाते हुए बोली, आवाज मत करो, वो लोग मुझे मारने आए हैं। महेश भट्ट कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उस रात उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि परवीन बाबी के अंदर कोई ऐसी लड़ाई चल रही है जो दुनिया को दिखाई नहीं देती। इशारे करती है पर किसी से शायद डरती है, और यही लड़ाई आने वाले वर्षों में उनकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाली थी। पहले महेश भट्ट को लगा कि शायद परवीन तनाव में है, शायद लगातार काम कर रही है, असफल रिश्ते और अकेलापन उन्हें परेशान कर रहा। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि मामला इससे कई ज्यादा गंभीर है। परवीन का डर अब बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है, कोई उन्हें खत्म करना चाहता है। और सबसे दर्दनाक बात यह थी, उनके लिए सब कल्पना नहीं था, उन्हें सचमुच ऐसा महसूस होता था। उनका डर उनके लिए उतना ही वास्तविक था जितना हमारे लिए ये दुनिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि परवीन बाबी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही है। आज शायद लोग इस बीमारी के बारे में जानते हो, लेकिन 70 और 80 के दशक में भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत कम चर्चा होती थी। लोग मानसिक बीमारी को बीमारी नहीं, कमजोरी समझते थे। कई लोग तो इसे भूत प्रेत, टोना टोटका या किसी अदृश्य शक्ति का असर भी मान लेते थे। परवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी ने कहा उन्हें भूत दिखाई देते हैं, किसी ने कहा उन पर बुरी शक्ति का साया है, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थी जो धीरे धीरे उनकी वास्तविकता को उनसे छीन रही थी। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। परवीन को लगने लगा कि उनकी कार में बम लगाया गया है, उनके खाने में जहर मिलाया गया है, उनके फोन टैप किए जा रहे हैं, कोई उनकी जासूसी कर रहा है, कोई बड़ी साजिश उनके खिलाफ चल रही है। उन्होंने अपने घर की खिड़कियों पर मोटे मोटे पर्दे लगा दिए। कई बार घंटों घर से बाहर नहीं निकलती थी वो। कभी कभी रात भर जागती रहती, तो हर छोटी आवाज उन्हें किसी खतरे का संकेत लगती। फिर वो दिन आया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। परवीन बाबी ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। जी हाँ, वही अमिताभ बच्चन जिनके साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी थी, जिनके साथ उनकी जोड़ी को दर्शक बेहद पसंद करते थे। परवीन ने आरोप लगाया कि अमिताभ एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि अमिताभ बच्चन के पीछे कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। जब यह खबर बाहर आई तो पूरा बॉलीवुड स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। परवीन बाबी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए, उन्होंने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। अमिताभ बच्चन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया में यह मामला सुर्खियां बन गया। हर अखबार, हर फिल्मी पत्रिका, हर खबर से भरी हुई थी। लेकिन
अदालत में कोई ठोस सबूत पेश नहीं हो सका। आखिरकार मामला आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी थी कि परवीन बाबी अब उस डर के कैद खाने में फंस चुकी थी जिससे निकलना उनके लिए लगभग असंभव हो चुका था। कहेगी हमको हम समझा अक्ल वाला बिल्कुल इडियट है। धीरे धीरे आरोपों की सूची बढ़ने लगी। उन्होंने दावा किया कि CIA उनका पीछा कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके खिलाफ है, फ्रांस की गवर्नमेंट भी उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। लोग ये सुनकर हैरान होते थे, कुछ उनका मजाक उड़ाते थे तो कुछ उन्हें पागल समझने लगे थे, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाए कि ये एक बीमार इंसान की चीख थी, एक ऐसी इंसान की जो सच और भ्रम के बीच की थी। दोस्तों, अगर परवीन बाबी की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जरूर बताइए उनकी कौन सी फिल्म या कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्सों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले अनसुने ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा।